जो डेजर्ट है उसका सेकंड पार्ट, फर्स्ट पार्ट अपन कंप्लीट कर चुके थे, एरिड और राठी रीजन, यानी शुष्क मरुस्थल एवं राठी प्रदेश, ये कंप्लीट हो गया था। सेकंड था अपना सेमेरी डेजर्ट, या जिसको हमने एक नाम और दिया था, बांगड़ रीजन। तो सेमेरी डेजर्ट का मीनिंग ये था कि जो एरिड डेजर्ट के बीच, एरिड डेजर्ट यानी 25 सेंटीमीटर, और जो अरावली रीजन है यानी 50 सेंटीमीटर, इन दोनों के बीच का जो ज्योग्राफिकल एरिया, एरिड डेजर्ट और अरावली के बीच का जो ज्योग्राफिकल एरिया, वो अपने आप में क्या है, सेमेरी डेजर्ट है। तो ये जो सेमेरी डेजर्ट या जो बांगड़ रीजन है, इसको अध्ययन की दृष्टि से हमने कितने भागों में बांटा था, 4। जैसे अपना जो एरिड डेजर्ट है ये 2 भागों में, और दोनों में ड्यून्स की बात थी, जिसमें एक में ड्यून्स नहीं होते और एक में ड्यून्स होते। तो विदाउट सैंड ड्यून और एक विद सैंड ड्यून, बालू का स्तूप मुक्त और बालू का स्तूप युक्त। अब इस 4 भागों में हमने 2 कवर किए थे, एक तो लूणी बेसिन और एक नागौरी अपलैंड, नागौरी उच्च भूमि। तो डेजर्ट की मैंने एक एवरेज हाइट आपको बताई थी, लगभग 200 से 300 मीटर। नागौरी उच्च भूमि उसका अपवाद होती है, मीनिंग इसको अपलैंड इसलिए लिखा गया है क्योंकि अपने जो सराउंडिंग जो जोग्राफिकल फीचर्स हैं उसमें थोड़ा ऊपर भाग होता है। लगभग 300 से 450 मीटर तक इसकी हाइट होती है वैसे, इसका नहीं नागौरी अपलैंड के रूप में। तो नागौरी अपलैंड में अगर 300 मीटर से ऊपर भी हाइट दी जाए तो भी ठीक है, क्योंकि इसके शब्द में टाइटली हम यूज क्या करते हैं, अपलैंड उच्च भूमि। इसके बाद में हमने नेक्स्ट कवर किया था शेखावाटी। शेखावाटी, तो शेखावाटी जो रीजन है जिसमें मुख्यतः चूरू, सीकर और झुंझुनू, तो झुंझुनू, सीकर और इन शेखावाटी में जो मेन और बड़ा जिला है वो कौन सा है, चूरू डिस्ट्रिक्ट। लेकिन एजुकेशन में डेवलपमेंट में सीकर काफी आगे है, क्योंकि ये अपने स्टेट कैपिटल के टच में, राज्य राजधानी के टच में होने के कारण सीकर का डेवलपमेंट ज्यादा है। और इसी कारण जब डिवीजन बनाया गया तो डिवीजन संभाग किसको बनाया गया, तो शेखावाटी में डिवीजन सीकर को बनाया गया था। हालांकि कुछ पॉलिटिकल रीजन भी थे। डोटासरा जी, तो जो शेखावाटी वाला जो सीकर है, हालांकि संभाग में नहीं है, डिस्ट्रिक्ट तो है अब भी। जो नया जिला बना था नीम का थाना, ये समाप्त हो गया, तो इसका मीनिंग इसका हिस्सा वापस वही झुंझुनू सीकर में काउंट हो रहा है। तो इसमें कुछ ज्योग्राफिकल कैरेक्टरिस्टिक्स मैंने लिखवाई थी आपको, लास्ट में कुछ भौगोलिक विशेषताओं पे बात हुई थी अपनी, जिसमें एक शब्द तो तोरावाटी। तो तोरावाटी हमने किस सेंस में बोला था, कैचमेंट एरिया ऑफ कांतली, कि कांतली का जो अपवाद क्षेत्र है वो क्या कहलाता है, तोरावाटी। तंवर डायनेस्टी के कारण, तंवर वंशों के कारण ये नाम दिया हुआ है। तो शब्द निकलने का रीजन तो हिस्टोरिकल है, लेकिन शब्द ज्योग्राफी में भी यूज होते हैं। फिर दूसरा है कि पास्चर लैंड या जो ग्रेजिंग लैंड होती है, जो ग्रेजिंग लैंड को शेखावाटी में बीड़ कहा जाता है। इसके 1-2 एग्जाम्पल मैंने लिखवाए थे, बगड़ बीड़ झुंझुनू और फतेहपुर बीड़ सीकर। फिर ज्योग्राफिकल करेक्टरिस्टिक्स में यहाँ एक शब्द और भी आता है, जोहड़। अब एग्जाम में अडय का मीनिंग अगर गलती से आर लिख दिया तो हो सकता है हिंदी में जोहर भी लिखा हुआ आ जाए, तो जोहर अपने आप में अलग है, जबकि जोहड़ अलग होते हैं। तो जोहड़ वाटर कंजर्वेशन की टेक्निक होती है जोहड़। जैसे ग्रामीण क्षेत्रों में अपने बारिश का जो पानी है वो एक तालाब जैसी संरचना होती है, टैंक या पौंड या तालाब जैसी संरचना, उन तालाब जैसी संरचनाओं को ग्रामीण क्षेत्र में हम क्या बोलते हैं, जोड़ कहते हैं। या थोड़ा सा रीजनल शब्द अपन बोल देते हैं तो जोड़े भी बोल देते हैं, गांव में बोलते हैं जोड़े। तो ये जोड़े, जोहड़, तो ये जोहड़ अपने आप में पानी के कच्चे कुएं होते हैं। रो वेल्स ऑफ वाटर। इन शेखावाटी रीजन, शेखावाटी क्षेत्र में पानी के कच्चे कुएं। ये रो वेल्स ऑफ वाटर या कच्चे कुएं क्यों बोला गया है, क्योंकि पक्का कुआं जो होता है वो तो जमीन
जमीन को खोद के और जमीन से ग्राउंड वाटर निकाला जाता है, जमीन का पानी निकाला जाता है। और यहाँ अपने को पता है कि इस कुएं का जो टाइम पीरियड है वो लंबा होता है। हो सकता है कोई ऐसा कुआं था जो दादाजी के टाइम टाइम खोदा गया था और उससे पानी आज तक भी निकल रहा है। और जोड़े जो होते हैं इनमें सीजनल पानी होता है। बारिश का पानी होता है 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, या हो सकता है कि पानी भरा और उसके 15 दिन बाद समाप्त हो गया। तो इसका मीनिंग, इस कारण इनको कच्चे कुएं बोला गया है। कि इसका मीनिंग ये परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है पानी का, इनमें जितना पानी होगा उतना ही यूटिलाइज हो सकता है। जबकि जो परमानेंट वेल्स हैं उससे आप लंबे टाइम तक पानी यूज कर सकते हो। तो इस सेंस में जो परमानेंट वेल्स होते हैं वो होते हैं स्थायी कुएं, और जो स्थायी कुएं नहीं होते उनको हम कहते हैं कच्चे कुएं। तो शेखावाटी में एक तरीके से रो वेल्स हैं, पानी के कच्चे कुएं, उन कच्चे कुओं को क्या कहा जाता है? जोहड़। पहले के जो लोग हैं मुख्यतः घरेलू जो पानी है यानी जो पीने के रूप में यूज करते वो तो कुओं का पानी यूज करते थे। गांव में एक सार्वजनिक टंकी हुआ करती जहाँ पे नल लगे हुए रहते, और औरतें इस टंकी से पानी भर के लाती, और पियर और ससुराल वालों ने कौन सी टूम डाली है वो पहन पहन के जाया करती थी। और ये मतलब ट्रेंड था गांव के अंदर, भाई अपने गहने कहाँ दिखाने हैं? पानी वाले कुएं के ऊपर। तो इसका मीनिंग है यहाँ से औरतें पानी भर के लाती, लेकिन धीरे धीरे जैसे लोगों के पास अर्थव्यवस्था ठीक हुई तो कुएं अपने घर में ड्रिलिंग करके बनाने लग गए, हम ट्यूबवेल्स बनाने लग गए। और जितनी ज्यादा ड्रिलिंग पे अपनी डिपेंडेंसी बढ़ती गई, ग्राउंड वाटर उतना धीरे धीरे क्या होता चला गया? कम होता चला गया। वरना पहले ग्रामीण क्षेत्रों में आपने देखा होगा बूढ़े व्यक्तियों को नहाते हुए कि वो एक बाल्टी से नहाते हैं, एक बाल्टी में भी लगभग आधी बाल्टी नहाने में यूज करते हैं। फिर घर में आवाज लगाते भाई टाबर को बाहर भेजना, फिर उस टाबर के ऊपर 2 लोटे डालते, कहते कपड़े पहना दो इसको। फिर लास्ट में जो पानी बचता उसमें धोती डुबो के और उसको सूखा देते। तो एक बाल्टी और एक बाल्टी से काम कितने होते? अब 3 बाल्टी होती है और एक आदमी सिर्फ नहाता है, कपड़े अलग वॉशिंग मशीन में अलग धुलेंगे। तो इसका मीनिंग अब वाटर यूटिलाइजेशन काफी ज्यादा बढ़ गया है। तो बढ़ गया है तो सामान्य सी बात है जो ग्राउंड वाटर है उसका लेवल क्या होगा? धीरे धीरे कम होगा। तो ये मुख्यतः उस समय पीने के पानी की आवश्यकता तो हमारे कुओं से या इस टंकी से हुआ करती थी पूरी। लेकिन घर के कुछ अन्य जो कार्य थे, भैंसों को पानी पिलाना, घर में सफाई करना, तो उसके लिए वो पानी जो ग्रामीण क्षेत्र के जो लोग थे वो कहाँ से भर के लेकर आते? जोड़े से। कई बार इस पानी को पी भी जाया करते। तो पहले के लोगों में नारू रोग अधिक हुआ करता। एक कृमि रोग होता है ना, उसमें साइंस में आएगा आपके। तो इसका मीनिंग जो नारू डिजीज है वो नारू डिजीज मुख्यतः जो दूषित पानी पीने से होता है, क्योंकि इस जोड़े के अंदर पशु भी नहा रहे होते। इंसान कई बार घर से खाली बोतल लेके गया था और बोतल भर के इसी के पास में ही जाता है वो। तो इसका मीनिंग है कि पॉल्यूशन इस कारण इस वाटर का धीरे धीरे बढ़ जाता है। इसमें गलती से भी ये नहीं लिखना है कि कच्चे पानी के कुएं। कच्चा बादामी था, पानी कच्चा नहीं है, पानी के कच्चे कुएं। तो इसमें लिखिएगा शेखावाटी में पानी के कच्चे कुओं को जोहड़ कहा जाता है। रो वेल्स ऑफ वाटर इन शेखावाटी रीजन आर नोन एज जोहड़। शेखावाटी में पानी के कच्चे कुओं को जोहड़ कहा जाता है। रो वेल्स ऑफ वाटर इन शेखावाटी रीजन आर नोन एज जोहड़। शेखावाटी में पानी के कच्चे कुओं को, तो जो ये शब्द लिखा ना कच्चे कुएं, इस शब्द को अंडरलाइन कर दीजिए, रो वेल्स। जो जमीन से पानी निकालते हैं ये होता है परमानेंट वेल्स, स्थायी कुएं हुए होते हैं। और मुख्यतः जो बारिश के पानी पे डिपेंड होते हैं, इसका मीनिंग ये कच्चे कुएं होते हैं। तो शेखावाटी में पानी के कच्चे कुओं को जोहड़ कहा जाता है। तो रो वेल्स ऑफ वाटर इन शेखावाटी रीजन आर नोन एज जोहड़। अब झुंझुनू की ओर, चूरू की ओर, चूरू के आगे बीकानेर की ओर। शेखावाटी से लेकर बीकानेर तक के अधिकांश गांवों के नाम, इन जिलों के अंदर अगर आप देखोगे तो 25% से भी ज्यादा गांवों के नाम के आगे क्या लगा हुआ है? सर शब्द लगा हुआ है। क्योंकि मानसून के दौरान या बारिश के दौरान इनके अंदर पानी भरता है, और पानी भरता है तो इसका मीनिंग उस ग्रामीण क्षेत्र में क्या बनता है?
उस तालाब का ही पर्यायवाची होता है सर, सरोवर। तो उसमें से एक शब्द जो सर शब्द, ये सर SIR वाला नहीं है, ये रेस्पेक्टेड शब्द होता है श्रीमान। तो ये सर SAR वाला है, सर यानी तालाब, सर सरोवर या तालाब। तो शेखावाटी में मानसून के दौरान बनने वाले तालाबों को क्या कहा जाता है? सर कहा जाता है। जैसे वहां बहुत सारे स्थान है, जेजू सर, राणा सर, सीत सर, साला सर, और आगे बीकानेर में जाओगे तो खूब सारे सर हैं, जाम सर, हरका सर, और लोनकरण सर। तो बहुत सारे जो स्थान है उनके आगे सर शब्द इसलिए लगा होता है क्योंकि वहां कोई ना कोई आपके नेचुरल या आर्टिफिशियल तालाब या झील बनी होती है। तो जहां जहां झील तालाब ये बनते हैं तो तालाब वाले क्षेत्रों को जनरली टाइटल क्या यूज करते हैं अपन? सर शब्द यूज करते हैं। तो गाँव के नाम के आगे ज्यादातर के सर यूज होता है उस साइड में। शेखावाटी से लेके बीकानेर तक ये ट्रेंड सबसे ज्यादा है। जैसे आप जैसलमेर में जाओगे तो जैसलमेर में ये वाला ट्रेंड ज्यादा है। ये लास्ट में आगे जुड़ता है वाला, भाग्य वाला, साध्य वाला, और कौन सा होता है, लोगो वाला, इंडियन आर्मी के जो टैंक वगैरह खड़े हैं। लिखिए सर में, शेखावाटी में मानसून के दौरान बनने वाले तालाब को सर कहा जाता है। तो इसमें जो टैंक्स और जो पौंड होते हैं, पौंड यानी तालाब, टैंक जनरली इनको इस सेंस में कह दिया जाता है कि बनाए जाते हैं तब तो ये होते हैं आर्टिफिशियल या कृत्रिम, और नेचुरली इनका फॉर्मेशन होता है तब इनको हम कहते हैं पौंड। हिंदी मीनिंग दोनों का सेम ही होता है तालाब। जैसे ग्रामीण क्षेत्रों में कुछ जगह पानी भरता है तो पानी भरने से, ये वाला फैन ऑन करना, उस फैन ऑन कर दीजिए ये वाला। करण है, करण AC ऑन कर दें। अब देखो सही नहीं है तो मेरा इंजीनियरिंग BTech से नहीं है, और वो एक इलेक्ट्रिसिटी में ये होता है ना अपना IIT नहीं, ITI, वो भी नहीं है, सॉरी। करण जो समस्या है उन समस्याओं का समाधान निकलवाओ। एक तो इस AC के लिए महावीर जी को बोलो आज, रोज आके रोज सही करके जाते हैं। चलो नवीन जी से बात करूंगा। तो इसको दोनों ही रूप में मानते हैं हम। तालाब वाटर कंजर्वेशन की एक ऐसी टेक्निक है जो कृत्रिम में भी काउंट होती है, मीनिंग आर्टिफिशियल में भी हम इसको काउंटिंग करते हैं, और इसको प्राकृतिक में भी शामिल करते हैं। मीनिंग है तालाब अपने आप भी बन सकते हैं जैसे कि पॉन्ड, और इनको बनाया भी जा सकता है लाइक टैंक। तो इसका इंग्लिश टाइटल दोनों यूज होते हैं, टैंक्स एंड पॉन्ड्स विच आर फॉर्म्ड ड्यूरिंग रेनफॉल या मॉनसून सीजन। मॉनसून सीजन इन शेखावाटी रीजन। शेखावाटी में मानसून के दौरान, मानसून यानी वर्षा के दौरान, मानसून के दौरान बनने वाले तालाब। तो इसका मीनिंग कि अपने को कीवर्ड सिर्फ पहला शब्द जो लिखा हुआ था आपका ये याद होना चाहिए कि शेखावाटी में सर क्या होते हैं। तो टैंक और पॉन्ड या तालाबों को कहा जाता है। रो वेल्स ऑफ वाटर, पानी के कच्चे कुओं को क्या कहा जाता है? जोहड़ या जोड़े कहा जाता है। चारागाह भूमियों को क्या कहा जाता है?
तो जो ग्रेजिंग लैंड या पास्चर लैंड है उनको बीड़ कहा जाता है। कांतली के कैचमेंट एरिया को क्या कहा जाता है? तोरावाटी। तो इनके सिर्फ की वर्ड अपने को याद होने चाहिए कि तोरावाटी कैचमेंट एरिया ऑफ कांतली, बीड़ ग्रेजिंग लैंड चारागाह भूमि, जोहड़े तो जोहड़े पानी के कच्चे कुएं रो वेल्स ऑफ वाटर, और तालाब क्या होते हैं? तालाब सॉरी शर क्या होते हैं? शेखावाटी में मानसून ड्यूरेशन में बनने वाले टैंक या तालाब। तो इसमें टैंक्स एंड पॉन्ड्स विच आर फॉर्म्ड ड्यूरिंग रेनफॉल और मानसून सीजन इन शेखावाटी रीजन। शेखावाटी में मानसून के दौरान बनने वाले तालाब, शेखावाटी में मानसून के दौरान बनने वाले तालाब। तो जो तालाब या जो टैंक शब्द है इसको अंडरलाइन कर दीजिए। तो ये शेखावाटी वाला पार्ट अपना कंप्लीट हो गया। तो अपना सेमेरिड में पहला पार्ट तो था लूणी, नेक्स्ट था नागोरिया प्लेंट, नेक्स्ट था शेखावाटी इनलैंड, शेखावाटी अंतः प्रवाह, और इसके बाद में राजस्थान के नॉर्थ में कौन सा आता है? तो नेक्स्ट हेडिंग यानी जो लास्ट फोर्थ हेडिंग है आपकी घग्गर बेसिन। तो बीच में एक रिवर बेसिन हमने और भी पढ़ा था, लूणी बेसिन, और एक लास्ट में घग्गर बेसिन। बीच में दो ज्योग्राफिकल एरिया नागौर और शेखावाटी। श्री गंगानगर से बीच में एक नया जिला बना था जिसका नाम था अनूपगढ़, हालांकि वापस कैंसिल हो गए हैं। तो अनूपगढ़ से भी घग्गर नदी का कैचमेंट एरिया माना जाता है। तो बीच में हम लिखते थे कि घग्गर बेसिन एक्सटेंड इन श्री गंगानगर, अनूपगढ़ एंड हनुमानगढ़। अब अनूपगढ़ नहीं लिखना आपको, अनूपगढ़ की काउंटिंग किस में हो रही है? श्री गंगानगर में, क्योंकि वापस बनाया था फिर कैंसिल हो गया जिला। तो घग्गर बेसिन का विस्तार राजस्थान के ऊपर वाले दो जिलों में, जिसको हम शॉर्ट में बोले तो GH, गंगानगर और हनुमानगढ़। तो गंगानगर को विद रेस्पेक्ट एक ही जिला है जिसको सहज समान हम बोलते हैं श्री, श्री गंगानगर। तो इसमें एक तो ज्योग्राफिकल एरिया, फिर इस ज्योग्राफिकल एरिया में जो करेक्टरिस्टिक्स या विशेषताएं हैं वो क्या है? तो घग्गर राजस्थान में कहा जाता है कि हिमालय की ओर जब अच्छी बारिश होती है तो इसका पानी हनुमानगढ़ तक तो हर बार ही आता है, लगभग गंगानगर को क्रॉस करके कई बार पाकिस्तान की ओर भी चला जाता है। तो इसका जो हनुमानगढ़ में नदी कटाव करके गड्ढे बनाती है, गड्ढे बनाती है, इन गड्ढों को हम क्या बोलते हैं? नाली। और नाली या जो गड्ढा होता है उसके आसपास के एरिया को, जो भी पानी का एरिया होता है उसके पास के एरिया को कहते हैं पाट। पाट का मीनिंग किनारा होता है। जैसे कोई नदी होता है तो हम कहते हैं नदी के पाट पर, उसके किनारे पर। तो सामान्य सी बात है, जहाँ गड्ढा होगा तो गड्ढे के पास वाले एरिया को पाट कहा जाता है। तो जो एरिया नाली का होगा तो नाली के पास वाला भाग किनारे का होगा, पाट का होगा, जो कि नाली के एरिया से थोड़ा ऊंचा उठा हुआ एरिया होता है। ये जो टर्म्स है अपने फिजिकल ज्योग्राफी के अंदर झारखंड, छोटा नागपुर, पठार में भी यूज होती। जो रांची का पठार है वो धीरे धीरे उभरता हुआ जा रहा है, यानी वो वापस इरोजन के बाद में कहा जाता है राइजिंग प्लेट्यू में है, उभरते हुए पठार के रूप में है। तो उसको भी कहा जाता है पाट। तो पाट अपने मुख्यतः राइजिंग ज्योग्राफिकल रीजन्स होते हैं, उभरते हुए भौतिक प्रदेश हैं, उनके लिए भी यूज होता है। तो पाट का मीनिंग वो हिस्सा जो किनारे पे हो या जो थोड़ा हाइट पे हो। तो अगर पास वाला एरिया नाली है, गड्ढा है, तो उसके नजदीक वाला एरिया पाट होगा। तो राजस्थान के अंदर घग्गर नदी के कैचमेंट एरिया को हनुमानगढ़ में नाली या पाट कहा जाता है। तो इसका मीनिंग नदी को नहीं कहा जाता, उसके कैचमेंट एरिया को कहा जाता है। जैसे कांतली नदी को तोरावाटी नहीं कहा जाता, उसके कैचमेंट एरिया को कहा जाता है तोरावाटी। जैसे ही नदी पाकिस्तान में जाती है तो इसके कैचमेंट एरिया को नाम दिया जाता है हकरा। हालांकि हकरा का वैसे कोई हिंदी मीनिंग नहीं बताया हुआ है, लेकिन अपन पश्चिमी राजस्थान मारवाड़ी के अंदर कुछ अच्छा काम होता है तो उसको कहते हैं कि हकरो काम करो है, हकरो यानी बढ़िया अच्छा काम किया है। तो ये जो सिंधु और घग्गर है इसके बीच का ये उपजाऊ और एक अच्छा मैदानी भाग है। तो इस अच्छे या उपजाऊ मैदानी भाग को कहा गया है हकरा प्लेन। तो घग्गर बेस सॉरी घग्गर कैचमेंट एरिया इज नोन एज नालियोर पार्ट इन हनुमानगढ़ एंड इज नोन एज हकरा इन पाकिस्तान। तो पाकिस्तान को तो अभी कवर नहीं करेंगे अपन।
ये जब अपन घग्गर नदी पढ़ेंगे तब कवर करेंगे, क्योंकि अभी अपन कवर कर रहे हैं राजस्थान के सेमी एरिड डेजर्ट को। तो अभी हम कवर करेंगे सिर्फ गंगानगर हनुमानगढ़ वाले एरिया को। तो एक तो इसका कैचमेंट एरिया लिख दो, कौन से एरिया में। घग्गर बेसिन में लिखिए यह है श्री गंगानगर एवं हनुमानगढ़ में विस्तृत है। इट्स एक्सटेंट इन श्री गंगानगर एंड हनुमानगढ़। यह श्री गंगानगर एवं हनुमानगढ़ में विस्तृत है। इट्स एक्सटेंट इन श्री गंगानगर एंड हनुमानगढ़। यह श्री गंगानगर एवं हनुमानगढ़ में विस्तृत है या फैला हुआ है, में विस्तृत है। विस्तृत है। इस मैदान की कैरेक्टरिस्टिक्स या विशेषताओं में लिखिएगा। नाली और पाट। नाली या पाट में लिखो। हनुमानगढ़ में घग्गर के अपवाह क्षेत्र को नाली या पाट कहा जाता है। कैचमेंट एरिया ऑफ घग्गर इज नोन एज नाली और पाट इन हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट। हनुमानगढ़ में घग्गर के अपवाह क्षेत्र को नाली या पाट कहा जाता है। पाट जनरली अपने जो चक्की होती है, चक्की में जो पत्थर होते हैं ना नीचे और ऊपर वाले, उनको भी हम पाट ही बोलते हैं। कैचमेंट एरिया ऑफ घग्गर। कैचमेंट एरिया ऑफ घग्गर इज नोन एज नाली और पाट इन हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट। हनुमानगढ़ में इसका मीनिंग दोनों जिलों में नहीं है, इसका ये स्पेसिफिक नाम कहां पर है, हनुमानगढ़, क्योंकि हनुमानगढ़ में पानी पहले आता है। तो पानी पहले आता है तो सामान्य सी बात है, यहाँ जमीन में कटाव ज्यादा होते हैं, गड्ढे बन जाते हैं पानी के कारण। गड्ढे बन जाते हैं, जैसे अपने घर में घर का जो पानी होता है वो अपने घर के बाहर किस में से बहता है, नाली में से बहता है। और पूरे मोहल्ले का पानी जाके नाली वाला बाकी आगे जाके एक बड़े नाले में गिरता है, तब उसका एरिया बढ़ जाता है तो उसको नाला कह देते हैं, बाकी छोटा एरिया होता है तो उसको नाली। तो अगर गड्ढे बनाती है उन गड्ढों को नाली कहते हैं और उनके किनारे के हिस्से को हम क्या कहते हैं, पाट। तो इसका मीनिंग दोनों एरिया पास ही होते हैं, जो गड्ढा बन गया है वो नाली है और इसके पास का एरिया किनारे वाला भाग पाट। तो कैचमेंट एरिया ऑफ घग्गर इज नोन एज नाली और पाट इन हनुमानगढ़। हनुमानगढ़ में घग्गर के अपवाह क्षेत्र को नाली या पाट कहा जाता है। अब ये जो नाली और पाट वाला जो एरिया है या उसके आगे गंगानगर का जो एरिया है, उसमें एक चिकनी और उपजाऊ मिट्टी पाई जाती है जिसको कहा जाता है काठी। शेखावाटी की और जो मुख्यतः तालाब या जोड़ों में जो मिट्टी होती है, चिकनी मिट्टियां, उसको कहते हैं काठेड़ी। काठेड़ी यानी पक्की मिट्टी, लोमी सॉइल जो होती है उनके लिए शब्द यूज होता है। और जो चिकने प्रकार की मिट्टियां होती हैं जिनके पार्टिकल्स बहुत ही बारीक होते हैं, जिनको जनरली अपन क्ले सॉइल भी कहते हैं। तो ये वाली जो क्ले सॉइल या फर्टाइल सॉइल है हनुमानगढ़ में काफी ज्यादा है, गंगानगर में भी काफी अच्छी है। तो मीनिंग डेजर्ट डिस्ट्रिक्ट होते हुए भी वहां पे अपने मुख्यतः कैनाल्स की अप्रोच ज्यादा रखी गई है। कारण क्योंकि वहां की लैंड फर्टिलिटी काफी ज्यादा इस मिट्टी के कारण। तो इस कारण डेजर्ट जिला है गंगानगर, लेकिन फिर भी उसको टाइटल क्या मिला हुआ है, राजस्थान का अन्न भंडार। तो अन्न भंडार का मीनिंग वहां पे फूड ग्रेन्स का प्रोडक्शन काफी अधिक, अनाज का उत्पादन काफी अधिक। तो वो अनाज का उत्पादन अधिक है काठी और बग्गी के कारण। एक घोड़े के जो गाड़ी जोड़ी जाती है ना, उसको भी बग्गी कहा जाता है। यहाँ मिट्टी के लिए शब्द यूज हुआ है काठी ओब्लिक बग्गी। काठी एंड बग्गी, बागी मत लिख देना। बागी कौन से फोर आने वाली है क्या, आ गई कब, क्या 5 तारीख को आई थी, कैसी है, अच्छी नहीं है, थैंक यू। तो काठी और बग्गी में लिखिए। घग्गर बेसिन की चिकनी एवं उपजाऊ मिट्टी को, हेडिंग ये है,
काठी या बग्गी। विशेषता में एक तो नाली और पाट, तो नाली और पाट तो उसका कैचमेंट एरिया होता है हनुमानगढ़ में, और काठी और बग्गी घग्गर बेसिन की चिकनी एवं उपजाऊ मिट्टी। तो उसमें लिखिए लोमी एंड फर्टाइल सॉइल ऑफ घग्गर बेसिन। घग्गर बेसिन की चिकनी एवं उपजाऊ मिट्टी काठी या बग्गी कहलाती है। लोमी एंड फर्टाइल सॉइल ऑफ घग्गर इज नोन एज काठी और बग्गी। घग्गर की चिकनी एवं उपजाऊ मिट्टी को काठी या बग्गी कहा जाता है, जिसमें उत्पादित प्रमुख फसलें इन विच प्रोड्यूस्ड मेजर क्रॉप्स, जिसमें उत्पादित प्रमुख फसलें। तो मेजर क्रॉप्स में उस साइड में एक तो अनाज का उत्पादन काफी ज्यादा होता है, गेहूं का, और हनुमानगढ़ वाले एरिया में कैनाल लगने के कारण उस साइड में मुख्यतः चावल भी बोया जाता है राजस्थान का डेजर्ट एरिया, लेकिन बराबरी वेस्ट बंगाल जैसी है, यानी जज्बे में कोई कमी नहीं है। भले ही पीने के लिए पानी नहीं है, लेकिन उत्पादन चावल का होता है, क्योंकि चावल वो फसल मानी जाती है जिसमें पानी की रिक्वायरमेंट काफी ज्यादा होती है। 150 सेंटीमीटर से लेकर लगभग 200 सेंटीमीटर नेचुरल रेनफॉल वाली साइट पे चावल ज्यादा होता है, जहाँ प्राकृतिक वर्षा 150 से 200 सेंटीमीटर। तो 150 से 200 तो राजस्थान के सपने में भी नहीं आती इतनी बारिश। वास्तविकता तो बहुत दूर है। वास्तविकता तो हमारे यहाँ राजस्थान का एवरेज कितना है, 57.5 सेंटीमीटर है। तो कहाँ 57.5, कहाँ 150 से 200। तो मीनिंग है कि चावल अगर बारिश नहीं होती तो इसका मीनिंग हमारे यहाँ डिपेंड किस पे, इरिगेशन पे, सिंचाई पे डिपेंड है। क्योंकि एग्रीकल्चर क्रॉप्स के दो माध्यम हो सकते हैं, या तो डिपेंड ऑन रेनी वाटर, और उस पर अगर बेस्ड नहीं है तो इसका मीनिंग डिपेंड ऑन इरिगेशन। या तो बारिश के पानी पे डिपेंड होगा, बारिश नहीं हो रही है इसका मीनिंग फिर सिंचाई पे डिपेंड होगा। फिर कुछ कैश क्रॉप्स के अंदर, जैसे हनुमानगढ़ और गंगानगर में अपने कॉटन या कपास का उत्पादन काफी ज्यादा है, और पास में गंगानगर के अंदर वहां कैश क्रॉप्स में कपास के साथ एक दूसरी फसल जो बोई जाती है वो गन्ना। और शुगर कैन इसलिए बोया जाता है क्योंकि उत्तरी राजस्थान में एक प्रमुख चीनी मिल आती है। हालांकि आजकल चीनी बनाना मुख्य उद्देश्य नहीं है, वो शाम वाला गंगानगर शुगर मिल वाला प्रोडक्ट बनाना मुख्य उद्देश्य है, यानी देसी पौवे बनाते हैं ये। तो ये शुगर कैन है, इसका यूज मुख्यतः गंगानगर शुगर मिल में ज्यादा होता है। तो जहाँ चीनी मिलें होती हैं वो गन्ने के उत्पादन में आगे होते हैं वो जिले। जैसे मेवाड़ शुगर मिल आती है चित्तौड़ में, तो गंगानगर के बाद में दूसरा गन्ना उत्पादक जिला अपना चित्तौड़गढ़ माना गया। फिर एक चीनी मिल आती है बूंदी केसोराई पाटन में, तो केसोराई पाटन बूंदी वाला जो एरिया वो गन्ने उत्पादन में नंबर 3 पे है। तो इसका मीनिंग जहाँ शुगर मिल्स अधिक होती है वहाँ गन्ने का प्रोडक्शन अधिक किया जाता है, क्योंकि वहाँ के किसानों को पता है कि आप उत्पादन करोगे और तुरंत कहाँ सप्लाई हो जाएगा, मिल के अंदर। क्योंकि किसान इसको उत्पादित ही नहीं करता है जिसको ये पता है मैं यहाँ से उत्पादित करूंगा और मेरे को यूपी के अंदर गन्ना भेजना है। क्योंकि उत्तर भारत में यूपी की और चीनी मिल सबसे ज्यादा लगी हुई है। कारण क्योंकि अकेला यूपी है, वो भारत का कितना % गन्ना उत्पादित करता है, लगभग जितना भारत में सरसों का उत्पादन राजस्थान करता है। इंडिया में जितनी मस्टर्ड उत्पादित होती है उसमें से लगभग 46% मस्टर्ड का उत्पादन कौन करता है, अकेला राजस्थान। तो वैसा ही भारत में जितना गन्ना उत्पादन होता है उसका 45% गन्ना यूपी उत्पादित करता है। और प्रोडक्ट ऐसा है कि आप राजस्थान से उत्पादित करके अगर यूपी की मिल में भेजोगे तो 4-5 दिन बाद में गन्ने का जो मिठास है वो थोड़ा धीरे धीरे कम हो जाता है, सूखने लग जाता है गन्ना। तो जब तक उसकी पिरोई होती है, पिरोई यानी उसको जो क्रशिंग किया जाता है, पीसा जाता है, तब तक उसमें से चीनी की मात्रा बहुत कम निकलेगी। और वैसे भी अपने राजस्थान के अंदर गन्ना ऐसा ही होता है, उसमें रस बहुत कम होता है। ये मुख्यतः जो कोस्टल एरिया
या तटीय क्षेत्रों के जो गन्ना होते हैं जैसे सदर्न इंडिया के अंदर, तो सदर्न इंडिया का जो गन्ना है वो नमी वाले क्षेत्र में होता है जिसके अंदर सुक्रोज या मिठास की मात्रा क्या होती है, ज्यादा होती है। तो इसमें प्रमुख उत्पादित फसलें इन विच प्रोड्यूस्ड मेजर क्रॉप्स व्हीट, राइस, कॉटन एंड शुगर कैन। तो इसमें दो अनाज के नाम लिख दो और दो इंडस्ट्रियल क्रॉप्स के नाम लिख दो, यानी जिनको जनरली हम कैश क्रॉप्स भी कहते हैं। तो व्हीट, राइस, कॉटन एंड शुगर कैन, जिसमें उत्पादित प्रमुख फसलें गेहूं, चावल, कपास एवं गन्ना। तो ये जो सेमेरी डेजर्ट अपन ने किया है इसमें शब्द जनरली आजकल इस तरीके से पूछने लग गए हैं, जैसे गोडवाड है, नागौरी अपलैंड या नागौरी उच्च भूमि है, उसके बाद में जैसे शेखावाटी है, शेखावाटी के ऊपर जैसे घग्गर। अब इसमें जो गोडवाड है इसमें से जैसे शब्द इसमें दे दिया आपको नेड, नागौरी उच्च भूमि में दे दिया लवणीय झील, लवणीय झील, या हो सकता है कुबड़ पट्टी शब्द लिख दिया जाए तो भी ठीक है, कुबड़ पट्टी भी इसी का ही पार्ट, हम पर बेल्ट जो लिखवाया था। जैसे शेखावाटी है, शेखावाटी में ये लिख दिया जाए बीहड़, घग्गर में लिख दिया जाए जैसे नाली और पाट। कि राजस्थान के अंदर जो ज्योग्राफिकल भौगोलिक क्षेत्र है और उससे रिलेवेंट जो करेक्टरिस्टिक्स या विशेषताएं, तो एक साइड में तो भौगोलिक क्षेत्र ज्योग्राफिकल रीजन और एक साइड में उनकी विशेषताएं, कौन सा सही सुमेलित नहीं है, तो शेखावाटी वाला सही नहीं है। ये हालांकि एग्जाम में अपने को ठीक लग रहा होता है कि हाँ शेखावाटी में बीड़ पड़ा था, तो बीड़ पड़ा था, बीहड़ नहीं पड़ा था। बीहड़ चंबल में होते हैं जो अरावली के ईस्ट का पार्ट। तो इसमें इतनी माइनर मिस्टेक करवाता है एग्जामिनर, खुद को ही पता नहीं लगता, एग्जाम में अपने को चारों ठीक लग रहे होते हैं और फिर बाद में ये लगता है कि इसमें से कौन सा करें, और फिर कोई ना कोई गलत ऑप्शन भर के आ जाते हैं कि भाई क्वेश्चन तो ऐसा है जो लगभग बढ़ा हुआ भी है, लगभग आंसर है भी, लास्ट में समझ में नहीं आता तो तुक्का मारना स्टार्ट कर देते हैं फिर। तो इसका मीनिंग इसमें सिर्फ ये शब्द याद रखना कि चार भाग हैं और इन चार भागों से जुड़ी हुई वोकेब है वो याद रखना। जैसे लोनी बेसिन में अपने जो अवशिष्ट पहाड़ियां उनके लिए क्या शब्द यूज किया था, इनसेलबर्ग, जो जालोर और बाड़मेर की पहाड़ियों के एग्जाम्पल है। और मुख्यतः हेलोफाइट प्लांट या लवणीय पादपों की बात हमने लोनी बेसिन में बालोतरा एरिया में बात की थी हमने, और उसका बेस्ट एग्जाम्पल मैंने रन ऑफ कच्छ की ओर बताया था आपको, जहां उस खारी वनस्पति को खाने वाली ऊंट की प्रजाति को खराई कहा जाता है, स्विमिंग कैमल ऑफ इंडिया बताया था। हालांकि वो आपके इसमें नहीं है, राजस्थान वाले पार्ट में नहीं है। तो अपना जो पार्ट चल रहा था वो चल रहा था स्टडी ऑफ डेजर्ट, अपना हेडिंग चल रहा था मरुस्थल का अध्ययन। और उस मरुस्थल के अध्ययन में हमने दो डिवाइडेशन किए थे, एक तो एरिड डेजर्ट, एक सेमी एरिड डेजर्ट, ये दोनों कंप्लीट हो गए। अब हेडिंग डालिए मरुस्थल की अन्य विशेषताएं या मरुस्थल संबंधित अन्य महत्वपूर्ण बिंदु, मरुस्थल की अन्य विशेषताएं या अन्य महत्वपूर्ण बिंदु। इसमें लिखिए डेजर्ट रिलेटेड अदर इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, मरुस्थल संबंधित अन्य महत्वपूर्ण बिंदु या मरुस्थल की अन्य विशेषताएं। तो ये अन्य विशेषताएं या अन्य महत्वपूर्ण बिंदु डेजर्ट से जुड़े हुए कुछ शब्द हैं, ज्योग्राफिकल टर्म्स हैं। जिसमें एक शब्द आता है प्लाया लेक, प्लाया झील, और एक आता है खड़ीन झील।
पलाया लेक और खड़ील लेक। ये क्या बोलेंगे इसको? पलाया लेक। ये प्याला कहाँ से दिखाई दिया? तो ये जो डेजर्ट है अपना मरुस्थलीय क्षेत्र, इस मरुस्थलीय क्षेत्र में ये सैंड ड्यून्स पाए जाते हैं, रेत के टीले होते हैं। रेत के टीले यानी बालू का स्तूप। इन ड्यून्स के बीच का जो नीचा जो भाग है, बालू का स्तूपों के मध्य की जो निम्न भूमि होती है, उस निम्न भूमि को क्या कहा जाता है? पलाया कहा जाता है, उसको तल्ली भी कहा जाता है। और इनको ढांड भी कहा जाता है। पलाया, तल्ली। इंग्लिश मीडियम वाले हिंदी में लिख लेना ब्रैकेट में, वरना टल्ली पढ़ोगे बाद में इसको। तो पलाया, तल्ली एंड ढांड, DHND। तो इसका मीनिंग है रेत के टीलों के बीच का जो निम्न भाग या जो नीची भूमि होती है, इसको कहा जाता है तल्ली और प्लाया। जैसे वोल्केनो या ज्वालामुखी का जो छिद्र जो होता है, जहां से जमीन के अंदर से मेग्मा का उद्गार होता है, किसके रूप में? तो ज्वालामुखी इस माउथ या ज्वालामुखी मुख को नाम क्या दिया जाता है? क्रेटर। जब इस क्रेटर से मेग्मा निकलना यानी लावा निकलना जब बंद हो जाता है, क्योंकि जब मेग्मा चैम्बर में मेग्मा समाप्त हो जाएगा, तो इसका मीनिंग है ये जो वोल्केनो है ये डेड वोल्केनो में कन्वर्ट हो जाते हैं। यानी जो अपने एक्सटेंट वोल्केनो जो होते हैं, मृत ज्वालामुखी, उसमें काउंट होते हैं। तो जब क्रेटर, सिर्फ क्रेटर एक गड्ढा रह जाए और उस गड्ढे में जब पानी इकट्ठा होना स्टार्ट हो जाता है, तो हम उसको बाद में टाइटल क्या यूज करते हैं? क्रेटर लेक यूज करते हैं। फिर इसका मीनिंग क्रेटर लेक जो टर्म्स जो यूज हुआ है वो किसके कारण यूज हुआ है? क्रेटर में बनने के कारण उसको क्रेटर लेक लेक कहा गया है। तो वैसे मरुस्थल में जो बालू का टीले उनके बीच की निम्न भूमि को तल्ली या पलाया कहा जाता है। और इसमें बारिश के दौरान जब टेम्परेरी लेक्स यानी अस्थायी पानी की झील बन जाती हैं, तो इनको क्या कहा जाता है? इनको प्लाया लेक कहा जाता है। तो प्लाया झील है वो इस ज्योग्राफिकल एरिया से रिलेवेंट है। बालू का स्तूपों के मध्य की भूमि को प्लाया, तल्ली और ढांड शब्द यूज करते हैं। इस पे ऊपर बिंदी है। तो इसमें ए लोअर फिजिकल डिवीजन विच इज सिचुएटेड बिटवीन सैंड ड्यून आर नोन एज प्लाया और तल्ली। और मरुस्थल का जो ऊंचा उठा हुआ भाग है, वो ऊंचा उठा हुआ भाग वो थल्ली कहलाता है। अपलैंड पार्ट ऑफ डेजर्ट, मरुस्थल का ऊंचा उठा हुआ भाग। ऊंचे उठे हुए भाग का मीनिंग ये होता है कि राजस्थान में जिस और डेजर्टिफिकेशन बढ़ रहा है कंटिन्यूस, तो कंटिन्यूस डेजर्टिफिकेशन बढ़ रहा है हरियाणा की तरफ। और हरियाणा की तरफ बढ़ाने वाले जो बालू का स्तूप है वो मुख्यतः बीकानेर चूरू की तरफ ज्यादा फैल चुके हैं, जिनको हम क्या मानते हैं? बरखान। तो जो डेजर्ट एरिया, उस डेजर्ट एरिया में बीकानेर चूरू का जो डेजर्ट है, वो डेजर्टिफिकेशन के कारण, मरुस्थलीकरण के कारण धीरे धीरे ऊपर उठ रहा है एरिया। क्योंकि वहाँ बालू का टीले हैं वो ज्यादा बढ़ चुके हैं। तो शिफ्ट, मिट्टी के ज्यादा शिफ्ट होने के कारण ये धीरे धीरे आपका उच्च भूमि या थली प्रदेश में आ रहा है। जैसे अपने ग्रामीण क्षेत्रों में अपने जो घर है, उस घर के बाहर का जो चौक होता है, जो जमीन से थोड़ा ऊपर होता है, उसको कहते हैं घर के दहलीज या थड़ी। तो वो शब्द मरुस्थल से यूज हुआ है कि अपलैंड पार्ट, ऊंचा उठा हुआ भाग थड़ी है।
तो वैसे ही अपलैंड पार्ट ऑफ डेजर्ट इज नॉन एज थली, और तली नीचे वाले एरिया को कहते हैं। जैसे बच्चे जब बाहर से खेल कूद के आते हैं तो घर वाले कहते हैं ना कई बार बेड पे नहीं जाने, तले बैठ, तो तले का मीनिंग होता है नीचे। तो ड्यून्स के बीच का नीचे वाला जो भाग होता है तली पार्ट, यानी तल या बॉटम रीजन होता है, और अपलैंड वाला पार्ट क्या होता है, थली। दोनों अपोजिट होते हैं। तो बॉटम रीजन बिटवीन सैंड ड्यून्स इज नोन एज थली, एंड अपलैंड पार्ट ऑफ ड्यून्स इज नोन एज, सॉरी, तली, एंड अपलैंड पार्ट ऑफ डेजर्ट इज नोन एज थली। मरुस्थल में टीलों के नीचे का जो भाग है वो तली, और ऊपर का ऊंचा उठा हुआ भाग है वो थली कहलाता है। और जो थली लैंड है, ऊंची भूमि है, वहां ड्रेनेज सिस्टम एक्टिव नहीं हो सकता, क्योंकि कभी भी पानी है और रेत के टीलों के ऊपर या ऊंचाई वाले एरिया में नहीं जाता है। तो इसका मीनिंग जिस एरिया में डेजर्टिफिकेशन बढ़ा है, तो पहले कहा जाता है घग्गर नदी जब सरस्वती के रूप में थी तो बीकानेर जैसलमेर होते हुए अरब सागर तक आती थी, लेकिन जैसे जैसे मरुस्थलीकरण बढ़ने लग गया तो घग्गर के रूप में पाकिस्तान की ओर डाइवर्ट हो गई। बीकानेर की ओर पानी क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि अपलैंड पार्ट। सेम ऐसे ही अपनी कांतली नदी है जिसमें रिसर्च हुआ है, और इसके रिसर्च में चूरू तक इसके एरिया को माना गया है, लेकिन वर्तमान प्रेजेंट में इसका एरिया चूरू बॉर्डर तक ही समाप्त हो जाता है। तो इसका मीनिंग प्रेजेंट एरिया में, कैचमेंट एरिया में चूरू को काउंट नहीं करते। और ये राजस्थान के दोनों वो जिले माने जाते हैं जहां ड्रेनेज सिस्टम या नदियां नहीं पाई जाती। तो बीकानेर और चूरू में नदियां क्यों नहीं है, अपलैंड पार्ट ऑफ डेजर्ट, मरुस्थल का ऊंचा उठा हुआ भाग। क्योंकि कोई भी ज्योग्राफिकल एरिया ऐसा होगा जो अपलैंड एरिया होगा तो वहां ड्रेनेज सिस्टम जाने की पॉसिबिलिटी बहुत कम रहती। अब जैसे नागौरी उच्च भूमि है, वहां से कुछ नदियां निकलती हैं, उस ओर जाती बहुत कम नदियां हैं। सिर्फ एक लूनी का पार्ट है जो नागौर के एक छोटे से हिस्से को कवर करती है। जैसे नागौर का हिस्सा है तो ये अजमेर से निकलने के बाद नागौर के साउथ ईस्ट के एक छोटा सा पार्ट है, उससे निकलते हुए जाती। तो ये खुद नागौर वालों को भी नहीं लगता कि हमारे नागौर से लूनी निकलती है क्या, लेकिन उसके साउथ ईस्ट पार्ट को वो थोड़ा सा कवर करती है। फिर बाद में मेन बहती है पाली जोधपुर एरिया में, फिर बालोतरा, बाड़मेर, और लास्ट में जालौर को क्रॉस करते हुए गुजरात के अंदर। तो जब लूनी नदी पढ़ेंगे सारे कैचमेंट एरिया वाले जिले उसमें कवर करेंगे। फिर मरुस्थल में जहाँ थोड़ा चट्टानी भाग हो, यानी थोड़ा रोके टाइप डेजर्ट हो, उन चट्टानी भागों के पास में पाली से जैसलमेर की ओर जो ब्राह्मण गए थे जिनको हम कहते हैं पालीवाल ब्राह्मण, उन्होंने प्राकृतिक जो बारिश होती है उसके पानी को उन्होंने संग्रहित किया खड़ीन झील बनाकर। तो ये खड़ीन झील जब भी शब्द आए तो उसके साथ ये शब्द आता है पालीवाल, पालीवाल ब्राह्मण। तो पालीवाल ब्राह्मणों के द्वारा निर्मित जो झील है डेजर्ट एरिया में, उन झीलों को नाम क्या दिया जाता है, खड़ी। और मरुस्थल में जो अस्थायी पानी की झील, टेम्परेरी लेक्स होते हैं, उनको क्या कहा जाता है, प्लाया झील। इसका मीनिंग ये नेचुरल लेक होती हैं, और ये मुख्यतः आर्टिफिशियल लेक होती है, कृत्रिम झील, क्योंकि इनको बनाने वाले पालीवाल हैं। तो जब भी ये शब्द आ जाए इसका मीनिंग खड़ीन झील। और खड़ीन झील के आगे जो कृषि की जाती है उसको कहते हैं खड़ीन एग्रीकल्चर, खड़ीन कृषि। देखो रात्रि को आप जहाँ पे भी टाइम दे रहे हैं थोड़ा सा सीमित दें आप, और क्लासेस में जगते रहें। एग्जाम टाइम मैं सच में बहुत काम आऊंगा, वो आपको जो भी टाइम दे रहा है उससे ज्यादा काम आऊंगा। यानी यहाँ थोड़े से सीरियस हो जाओगे, रात को टाइम से सो जाओगे कि नहीं अब मेरी एग्जाम है, मेरे को पढ़ना है, जैसे भी कन्विंस करें। और नहीं हो रहा तो छोड़ दो, डायग्राम बनाओ। तो मतलब आपको जो नहीं समझ रहा उसको आपको नहीं समझना है। क्या कह रहे हो, पढ़ाई को छोड़ दो अगर वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है सामने वाला तो। गर्म पानी
तो छोड़, देखो राजस्थान है, उन्हें प्रधान बीकानेर है। तो राजस्थान है, केरल नहीं है, 1084 नहीं है यहाँ कि लिंगानुपात 1000 पुरुषों पे महिलाओं की संख्या 1084 और आपको लगे सरप्लस है अपने तो सर 84। तो यहाँ है 928। वैसे ही ऑलरेडी पहले 72 कुंवारे मरने हैं। या व्यवस्थाएं वेस्ट बंगाल, यूपी, बिहार, उन पे डिपेंडेंसी अपनी ज्यादा है। वो कहते हैं ना संस्कृति का संस्कृतिकरण होना, तो वो संस्कृतिकरण में हम लगे हुए हैं, शहरों से लेके गांवों तक। हालांकि मल्टीमीडिया में तो आप लोग वेनेजुएला, रूस, किसी को नहीं छोड़ रहे हो। ये हालांकि अपन नहीं लिखेंगे तो भी अंडरस्टूड है, अपन हेडिंग में लिख चुके हैं। विशेषता हम किसकी पढ़ रहे हैं? मरुस्थल की। तो मरुस्थल में जो रेत के टीले या बालू का स्तूप जो है, उनके नीचे की जो भूमि होती है, डेफिनेशन लिखेंगे अभी अपन इसके, कि बॉटम रीजन या बॉटम ज्योग्राफिकल रीजन बिटवीन सैंड ड्यून्स इज नोन एज तली और पलाया और ढांड। मरुस्थल में जो निम्न भूमि होती है रेत के टीले बालू के स्तूपों के बीच, उसको पलाया और तली और ढांड कहा जाता है। फिर इसमें बनने वाली जो लेक्स होती हैं, मुख्यतः अस्थायी झीलें होती, क्योंकि अपने को पता है डेजर्ट में वैसे भी बारिश कम होती, तो पानी भरने के बाद हो सकता है 2 महीने, 3 महीने, 15 दिन, 10 दिन, जो भी पानी रुक रहा है वो पलाया है। और ये डिपेंड ये करता है कि उस एरिया में, ये हम आगे जब झील पढ़ेंगे तब बात करेंगे इसकी, कि उन झीलों के नीचे जो माइकासिस चट्टानें जो होती हैं, माइकासिस चट्टानों का मीनिंग होता है सोडियम क्लोराइड की चट्टानें। ये जिस एरिया में काफी ऊपर होती हैं, वहां इन झीलों का जो पानी होता है वो सामान्यतः खारा होता है, लेकिन कुछ जगह इनका पानी मीठा भी होता है। तो प्लाया को जनरली अपन ये मानते हैं कि खारे पानी की झीलें हैं, ये ज्यादा होती हैं। तो सामान्य सी बात है, अपना जो डेजर्ट है वो डेजर्ट कहा जाता है फॉर्म्ड ऑन टेथिस सी। वो डेजर्ट किसके ऊपर बना हुआ है? टेथिस सागर पर। तो टेथिस सागर के अंदर नीचे वही है जो समुद्रों के नीचे है। तो समुद्रों के नीचे क्या है? माइकासिस सोडियम क्लोराइड रॉक्स होती हैं। तो समुद्रों का पानी खारा क्यों होता है? माइकासिस रॉक्स, सोडियम क्लोराइड रॉक्स के कारण होता है। हालांकि समुद्र में ये सिर्फ एक लवण नहीं है, NaCl जैसे 46 सेलाइन और भी हैं। तो सी पार्ट में मिलने वाले टोटल जो लवण होते हैं उनकी संख्या कितनी होती है? 47। इन झीलों में आप जो बोल रहे हो वो वाला जो पार्ट है वो क्लाइमेट में यूज करते हैं अपन। जैसे जलवायु को प्रभावित करने वाले कारकों में हम कहते हैं कि जलवायु प्रभावित होती है सागर तल से ऊंचाई। इसका मीनिंग होता है कि हाइट, या जो अपने अल्टीट्यूड फ्रॉम सी लेवल, सागर तल से अपना अल्टीट्यूड या ऊंचाई कैसे, उसके अकॉर्डिंग हमारी क्लाइमेट होती है। तो यहाँ सागर तल का जो मीनिंग लिया गया वो सागर के नीचे का भाग नहीं है, क्योंकि सागर का तल या जो पानी का एक लेवल होता है वो दिन भर में 2 बार ऊपर उठता है, 2 बार नीचे जाता है। 2 बार ऊपर तब उठता है जब इसमें टाइड या ज्वार आता है। समुद्रों में ज्वार भाटा आता है ना, जब समुद्रों के नजदीक आप जाते हैं तो एक टाइम ऐसा होता है कि पानी किनारे में दूर तक आ जाता है, यानी किनारे की तरफ बढ़ जाता है। तो उसको टाइड वाली कंडीशन है जिसमें सी पार्ट का वाटर लेवल ऊपर आ रहा है। और एक टाइम ऐसा था वो किनारे से 10-20 मीटर पीछे चला जाता है पानी। तो आपको लगता है कि सुबह मैं आया था तो समुद्र यहाँ तक था, अब शाम को 20 मीटर पीछे। तो इसका मीनिंग वो एब या बाठे की कंडीशन है, बाठा पत्थर वाला नहीं है। पानी का लेवल नीचे गिरना क्या कहलाता है? एब या बाठा। और इन दोनों के बीच का जो एवरेज पार्ट है उसको कहा जाता है सी लेवल, सागर तल। तो सागर तल का मीनिंग बॉटम पार्ट ऑफ सी पार्ट नहीं होता है। सागर तल का मीनिंग होता है टाइड और बाठे के बीच का एक एवरेज तल होता है, उसको कहा गया है सी लेवल। तो इसका मीनिंग ना तो समुद्र नीचे है ना समुद्र ऊपर है, समुद्र का ये लेवल या तल जो है उसके अकॉर्डिंग, जिसमें इंडिया में हाइट
के लिए जो मुख्य स्टैंडर्ड कोस्ट या जो मानक तट हमारे माना गया वो चेन्नई। तो चेन्नई तट को हम जीरो लेवल मानते हुए हाइट को बताते हैं, एल्टीट्यूड को मेजरमेंट करते हैं, जो जनरली अपने किसी पुल के ऊपर, रेलवे स्टेशन के ऊपर, प्रमुख माउंटेन्स के ऊपर ये इंडिकेट होता है। जैसे गुरु शिखर जाओगे तो उसके ऊपर लिखा हुआ है 1722 मीटर। कोई भी ब्रिज या रेलवे ब्रिज होते हैं उनके ऊपर हाइट लिखी हुई रहती है। रेलवे स्टेशन होते हैं उनके दोनों ओर जो माइल स्टोन लगे हुए रहते हैं उसके ऊपर उसकी हाइट मेंशन होती है कि समुद्र तल से कितना ऊंचा है, तो वो सी लेवल वो अलग होता है। तो यहाँ जो बॉटम पार्ट है वो रेत के टीलों की जो नीचे वाला भाग है इसको बोला गया है। इसका मीनिंग देखा जाए तो ये जो झील होती है, झील के बॉटम पार्ट को भी हम तली ही कहते हैं। और इस तली में जब पानी भर जाएगा, यानी इसको पलाया भी कहते हैं, जब इस पलाया में पानी भर जाएगा तो उसको हम क्या बोलेंगे, पलाया झील। जैसे ज्वालामुखी के छिद्र को हम क्या बोलते हैं, क्रेटर, और क्रेटर में पानी भर जाए तो क्रेटर लेक। तो सेम वैसा ही है, ड्यून्स के बीच के जो लो रिलीफ फीचर रीजन यानी निम्न उच्चावच का जो भाग है वो तली पलाया ढांड कहलाता है। और इसमें बनने वाली टेम्परेरी लेक्स अस्थायी झीलों को पलाया झील कहा जाता है। ये बनाई जाती है, थोड़ा चट्टानी भाग होता है और उसमें पानी का स्टोरेज ज्यादा लंबे समय तक होता है। क्योंकि जो आर्टिफिशियल तरीके से बनाई है तो इसका मीनिंग तय है कि आपने पानी को रोकने की व्यवस्था ज्यादा की है। और जो नेचुरल बनी है वो नेचर पे डिपेंड है। तो ये पानी कितना इकट्ठा हुआ है उस पर डिपेंड करेगी कि ये कितने समय तक रहे। लेकिन ज्यादातर पानी बहुत कम रहता है इनमें। खड़ीन इतनी बड़ी भी बनाई जा सकती है कि पानी 12 महीने भी चल सकता है। उद्देश्य से उसके पीछे ड्रिंकिंग वाटर भी हो सकता है, इरिगेशन भी हो सकता है। और ऐसा पाली से जाने वाले जो ब्राह्मण थे, जो पहले मुख्यतः पश्चिमी राजस्थान की ओर लूणी वाले क्षेत्र में अनाज का उत्पादन करते, और लूणी से इधर जो सिंधु नदी है उसके बीच का जो एरिया है डेजर्ट है, इस एरिया में ये अनाज को बेच कर आते। फिर इनको लगा कि जैसलमेर के उत्तरी भागों में ऐसी कुछ पॉसिबिलिटीज हैं जहां बारिश होती, और उन बारिश के पानी को हम रोककर हम वो कृषि जो पाली से अनाज लेकर आते हैं वो कृषि हम इधर भी कर सकते हैं। तो पाली से जो ब्राह्मण इधर सेट हुए उनके आगे टाइटल क्या यूज हुआ, पालीवाल ब्राह्मण, यानी पाली वाले ब्राह्मण। ये क्षेत्र आता है जैसलमेर में, कुलधरा का जो एरिया था उसके आसपास 84 गांव आते हैं। तो उन 84 गांवों को कहा जाता है पाली वालों के गांव। हालांकि बाद में भाटी राजाओं के द्वारा इन पे टैक्स लगा दिए गए, विभिन्न प्रकार के अत्याचार किए गए, तो धीरे धीरे ये गांव धीरे धीरे खाली होते चले गए। जिसमें कुलधरा में एक घटना भी मानते हैं ना, भी पूरे गांव को और पशुओं तक को कटवा दिया गया था। तो वो महत्व है उसका वैसा ही है जैसे कि अपने भूत भानगढ़ का है। यानी अपनी जो ड्रावनी जगह है पश्चिमी राजस्थान में उनमें से एक ड्रावनी जगह किसको माना जाता है, कुलधरा को माना जाता है। तो डायग्राम बना लिया आपने। तो पहले तो ये हेडिंग के अलावा ये जो शब्द है इनके मीनिंग लिखेंगे। पहले तो पलाया का मीनिंग और एक थली का मीनिंग, दोनों के अपोजिट मीनिंग होते हैं। यानी एक तो बालू का स्तूपों के मध्य की निम्न भूमि है और एक मरुस्थल का ऊंचा उठा हुआ भाग। तो इसमें लिख दीजिए तल्ली, पलाया और ढांड। इसमें लिखे मरुस्थल में बालू का स्तूपों के मध्य की निम्न भूमि, मध्य की निम्न भूमि। मरुस्थल में बालू का स्तूपों के मध्य की, यानी जो रेत के टीले उनके बीच की निम्न भूमि या नीचा भाग तल्ली और पलाया कहलाता है। उसमें बॉटम रीजन बिटवीन सैंड ड्यून्स इन डेजर्ट रीजन। बॉटम रीजन है नीचा भाग, बॉटम रीजन बिटवीन सैंड ड्यून्स इन डेजर्ट रीजन इज नोन एज या इज कॉल्ड तल्ली, पलाया और ढांड।
मरुस्थल में निम्न भूमि या नीचे भाग को तल्ली, पलाया और ढांड कहा जाता है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट लिखो। तल्ली का अपोजिट क्या होता है? अपोजिट होता है अपलैंड पार्ट। बॉटम है तो इसका मीनिंग दूसरा अपलैंड पार्ट। तो नेक्स्ट लिखो थल्ली। मरुस्थल का ऊंचा भाग थली कहलाता है। अपलैंड पार्ट ऑफ डेजर्ट, अपलैंड पार्ट ऑफ डेजर्ट इज नोन एज थली। मरुस्थल का ऊंचा उठा भाग या ऊंचे भाग को थली कहा जाता है, जिसमें शामिल क्षेत्र इन विच कवर्ड डिस्ट्रिक्ट या इंक्लूडेड डिस्ट्रिक्ट्स, और आगे डैश करके लिख दो बीकानेर एंड चूरू, जिसमें शामिल क्षेत्र या जिले बीकानेर एवं चूरू। तो बाई चांस ये आ जाए कि राजस्थान के बीकानेर चूरू में कोई नदी नहीं है, तो ये तो हम ड्रेनेज पढ़ेंगे उसमें लिखेंगे कोई नदी नहीं है यहाँ। तो नहीं है, उसके पीछे रीजन क्या है? अपलैंड पार्ट ऑफ डेजर्ट, ये मरुस्थल का ऊंचा उठा हुआ भाग है, जिस कारण उस एरिया में कोई ड्रेनेज एक्टिव नहीं होता, यानी उस ओर कोई नदी नहीं जाती। अब जो अपनी हेडिंग थी उस हेडिंग के ऊपर आते हैं। अब पलाया झील, तो ये पलाया झील है, इसको तल्ली झील नहीं कहा जाता। तल्ली तो सिर्फ इसी टर्म्स में यूज होता है कि जो नीचे वाला जो भाग होता है उसको तल्ली कहते हैं, जबकि झील में तल्ली झील शब्द यूज नहीं होगा। जब लेक के रूप में यूज करेंगे तो टर्म सिर्फ क्या यूज होगी? पलाया शब्द यूज होगा, केवल पलाया लेक। ना इसको ढांड लेक लिखा जाएगा, ढांड सिर्फ रीजन ही होता है, क्षेत्र ही होता है। तो इसका मीनिंग ये तीनों अपने आप में एक ही शब्द है, लेकिन जब लेक के रूप में इसका यूज करेंगे तो लेक में इसमें जोग्राफिकल टर्म्स क्या यूज होती है? पलाया लेक, पलाया झील। तो मरुस्थल में अस्थायी पानी की झीलों को टेम्परेरी लेक्स ऑफ डेजर्ट, मरुस्थल में अस्थायी पानी की झीलों को टेम्परेरी लेक्स ऑफ डेजर्ट आर नॉन एज पलाया लेक्स। मरुस्थल में अस्थायी पानी की झीलों को, तो जो आपने ज्योग्राफिकल टर्म्स लिखा ना, अस्थायी पानी की झील, इसको अंडरलाइन कर दीजिए। अस्थायी पानी यानी जो कम समय रुकता है, उस पानी, टेम्परेरी लेक्स जिसको मानते हैं। तो डायरेक्ट अस्थायी झील भी लिख सकते हो, झील है तो इसका मीनिंग वाटर अपने आप ही है उसमें। तो अस्थायी पानी की झील लिखने की आवश्यकता नहीं, झील पानी की होगी। डायरेक्ट अस्थायी झील आता है तो भी ठीक है। ये वैसा ही है जैसा कि आजकल वो प्रचलन में आ रहा है ना, भाई साहब 10 रुपए वाला बिस्किट देना, और फिर कहता है कि कितने में आएगा, कि 10 ही बोल रहे हो तो 10 में ही आएगा। ये अपने स्प्रिंग बोर्ड के सामने भी एक जने ने कुछ मिम्स बना रखा है, 1 लाख रुपए वाली कोचिंग करके, ऐसा कुछ कि 1 लाख रुपए वाली कोचिंग है, इसमें एडमिशन कितने में मिलेगा? क्योंकि 1 लाख बोल रहे हो तो 1 लाख में ही मिलेगा। हालांकि ज्यादा कर रखा आजकल, 1 12। तो इसमें एक एक टर्म्स और बची हुई है ना अपनी। अच्छा, इसमें
मरुस्थल, मरुस्थल में टेम्परेरी लेक्स हैं, वो पलाया झील कहलाते हैं। ये झीलें सामान्यतः है खारे पानी की झीलें होती हैं। ये झील सामान्यतः खारे पानी की झील होती है। These lakes are mostly brine water lakes। ये झील सामान्यतः किस प्रकार के नेचर में होती हैं? ब्राइन वाटर के रूप में। कारण सभी नहीं होती हैं, लेकिन मोस्टली होती हैं, क्योंकि डेजर्ट है वो किसका हिस्सा रहा हुआ है? सागर का भाग, टेथिस सी का पार्ट रहा हुआ है। तो हम जनरली पूछते हैं भाई टेथिस सागर झील खारी क्यों है, तो हम रीजन देते हैं टेथिस सागर का पार्ट। फिर हम आते हैं कि चलो बताओ टेथिस सागर का पानी खारा क्यों है, तो फिर हम कहते हैं क्योंकि महासागरों का भाग है। फिर हम पूछते हैं महासागरों का पानी खारा क्यों है, तो ले दे के सबके पीछे रीजन यही होता है कि उनके नीचे माइकासिस चट्टाने होती। वो उनके पीछे साइंटिफिक रीजन होता है कि जहाँ पे माइकासिस चट्टान होगी वहां की झील हमेशा ब्राइन वाटर होगी। और जिन एरिया में माइकासिस चट्टानों के डीप बहुत ज्यादा है, यानी जहाँ माइकासिस चट्टानों का इफेक्ट नहीं होता, तो इसका मीनिंग वहाँ फ्रेश वाटर लेक्स भी है। तो मीनिंग ये हुआ कि डेजर्ट में हर जगह खारे पानी की झील नहीं है। जैसे जैसलमेर सिटी में एक झील बनी हुई है गडीसर, मीठे पानी की झील। बीकानेर में झील बनी हुई है कोलाइत, मीठे पानी की झील। गजनेर झील बनी हुई है बीकानेर में, मीठे पानी की झील। तो इसका मीनिंग डेजर्ट एरिया में मीठे पानी की झील भी बहुत सारी है, लेकिन ब्राइन वाटर लेक्स के एग्जाम्पल वहां ज्यादा मिलेंगे आपको। तो इस कारण अपने लिखा है कि सामान्यतः एक खारे पानी की होती है। तो ऐसा कोई शब्द भी आ जाए ना कि पलायवा में खारा पानी पाया जाता है, तो स्टेटमेंट ठीक मानना है अपने को। केवल खारा पानी, तब स्टेटमेंट गलत होता है कि ओनली ब्राइन वाटर नहीं मिलता। सामान्य तो ब्राइन वाटर मिलता है, जनरली ब्राइन वाटर ही होता है इसमें। अब एक लास्ट टर्म्स जो बची हुई है, पालीवाल ब्राह्मणों वाली खड़ी झील। तो ये जो रेत के टीले या डेजर्ट एरिया होता है उसमें मुख्यतः चट्टानियां थोड़ा पक्का भाग है वो करके, और उसके आगे से कवरिंग किया जाता है झील को। जैसे जो स्लोप वाला पार्ट है, तो स्लोप वाले पार्ट के चारों ओर आगोर बनाया जाता है, एक दीवार बनाई जाती है, और वो ढाल से जो पानी आता है वो उस दीवार के सपोर्ट से रुकता है उस भाग पे। तो ये भाग होता है खड़ा भाग, और इस खड़े भाग में जो झील बन रही है उसको क्या कहते हैं? खड़ीन। तो एक खड़ीन शब्द उस टर्म्स के खड़ी होने के कारण, इस तरीके से उस स्लोप या ढाल पे बनी होने के कारण ये शब्द क्या निकाला गया है? खड़ी। पश्चिमी राजस्थान में ये वाली जो झील है मुख्यतः जैसलमेर में अधिक है, और जैसलमेर के भी किस भाग में अधिक है? उत्तरी जैसलमेर। तो एक गवर्नमेंट का एक लेख, सुजस में एक लेख आया था इनके ऊपर कि इनको पाली वाले ब्राह्मणों ने किस पर्पज से बनाया था, जैसलमेर के किस भाग में अधिक है। तो ये जनरली अपने को पता रहता है जैसलमेर में है। और कई बार एग्जामिनर अपने वाली पे आएगा तो ये तो क्वेश्चन में ही बता देगा वो कि खड़ीन जिले जैसलमेर में पाई जाती हैं, तो अपने को इतना ही पता था जैसलमेर में पाई जाती है। फिर ऑप्शन आता है उत्तरी भाग में, दक्षिणी भाग में, पूर्वी भाग में, पश्चिमी भाग में। तो आंसर रहेगा नदन जैसलमेर में ज्यादा होती हैं। तो इसमें ये ध्यान, ये डायरेक्शन भी ध्यान रखना है। तो ये पश्चिमी राजस्थान में मीनिंग उत्तरी जैसलमेर। पश्चिमी राजस्थान ब्रैकेट में उत्तरी जैसलमेर में पालीवाल ब्राह्मणों द्वारा निर्मित झीलें। पालीवाल ब्राह्मणों द्वारा निर्मित झीलें, निर्मित झीलें खड़ीन कहलाती हैं। खड़ीन लेक्स
are formed by Paliwal Brahman. Are formed by Paliwal Brahman in desert region. In desert region ब्रैकेट में लिख देना नदन जैसलमेर. इन डेजर्ट रीजन या वेस्टर्न राजस्थान लिख दो. मीनिंग है कि वेस्टर्न राजस्थान में ही है मेन डेजर्ट. तो मरुस्थल में या पश्चिमी राजस्थान में. उत्तरी जैसलमेर. ये डिस्ट्रिक्ट इंपोर्टेंट है इसमें. इस बार आरएस प्रीलिम्स में भी क्वेश्चन था कि पश्चिमी राजस्थान में पालीवाल ब्राह्मणों द्वारा बनाई गई वाटर कंजर्वेशन टेक्निक को क्या कहा जाता है. जल संरक्षण की पद्धति और तकनीक को क्या कहा जाता है. खड़ीन. तो खड़ीन लेक्स आर एन एग्जाम्पल ऑफ वाटर कंजर्वेशन टेक्निक्स. ये जल संरक्षण की तकनीक का एग्जाम्पल है. जैसे कुछ राजाओं ने जल संरक्षण के लिए झील बनाई है. जैसे उदयपुर के राजाओं ने सबसे ज्यादा झीलें बनाई हैं. आप बूंदी की तरफ जाओगे तो बूंदी के अंदर नेचुरल जो वाटर है बारिश के पानी को रोकने के लिए इस तरीके से स्ट्रक्चर बनाए हैं और उनके अंदर सीढ़ियां बनी हुई हैं कलात्मक रूप से. तो देखने में तो ये गड्ढा अपने को क्या दिखाई देता है, वेल्स दिखाई देता है, लेकिन इसमें सीढ़ियां हैं, स्टेप्स बनी हुई हैं. इसका इनको क्या कहा जाता है, स्टेप वेल्स, बावड़ियां. तो स्टेप वेल्स सिटी राजस्थान में बावड़ियों का शहर हम किसको मानते हैं, बूंदी को. तो इसका मीनिंग हर ज्योग्राफिकल एरिया में वाटर कंजर्वेशन की अलग अलग टेक्निक प्रसिद्ध रही है. तो ऐसे ही 15वीं शताब्दी में पश्चिमी राजस्थान में कौन सी टेक्निक प्रसिद्ध हुई, खड़ीन लेक्स, जो पालीवाल ब्राह्मणों ने बनाई. अभी इसमें क्या शब्द बोला था मैंने, हाँ, ये जल संरक्षण की एक तकनीक. तो नेक्स्ट लाइन में लिख दीजिए, खड़ीन लेक्स आर एन एग्जाम्पल ऑफ वाटर कंजर्वेशन टेक्निक. यह जल संरक्षण तकनीक का उदाहरण है. यह जल संरक्षण तकनीक का उदाहरण है. ये हालांकि आगे एक टॉपिक भी आएगा अपना वाटर कंजर्वेशन, उसमें भी आता है. यह जल संरक्षण तकनीक का उदाहरण है. These lakes या खड़ीन लेक्स आर एन एग्जाम्पल ऑफ वाटर कंजर्वेशन टेक्निक. यह जल संरक्षण तकनीक का उदाहरण है. यानी पानी को बचाने का एग्जाम्पल है कि बारिश के पानी को स्टोर करते हैं इसमें. तो यहां जो अपने पहला शब्द जिसमें अपनी दो हेडिंग थी, एक तो खड़ीन झील हेडिंग थी और दूसरा था पलाया लेक. तो दोनों में फर्क क्या समझ में आ गया. खड़ीन वाली जो जमीन है इनके आसपास फर्टाइल एरिया होता है, उपजाऊ जगह होती है. तो इसके नजदीक हम आगे एग्रीकल्चर में पढ़ेंगे. पश्चिमी राजस्थान में पालीवाल ब्राह्मणों के द्वारा की जाने वाली कृषि को खड़ीन कृषि. तो खड़ीन एग्रीकल्चर में भी आता है, वो भी वहीं होती है जहाँ खड़ीन झील होती है. तो जब पानी की कमी होती है तो इन खड़ीन झीलों से ही पानी छोड़ा जाता है उस एरिया में. जबकि प्राकृतिक तौर पे बनी हुई जो अस्थायी झील होती है डेजर्ट में, जो जनरली ब्राइन वाटर में होती है, उनको हम प्लाया लेक कहते हैं. तो यह है कृत्रिम, आर्टिफिशियल, और ये है नेचुरल लेक. ये फर्टाइल एरियाज होते हैं, ये लेस फर्टाइल होते हैं, कम उपजाऊ भूमियां होती हैं क्योंकि खारे पानी की झीलें हैं. नेक्स्ट लिखो रन और टाट. मरुस्थल में अन्य महत्वपूर्ण बिंदुओं में सेकंड पॉइंट. फर्स्ट पॉइंट तो खड़ीन और पलाया एक साथ कवर किया अपन ने. सेकंड है रन और टाट. टाट टमाटर वाला टाट, ठाठ नहीं है. ठाठ तो नौकरी लगने के बाद ठाठ होंगे. टाट. तो मरुस्थलीय भूमियां जिनमें मुख्यतः जो पलाया झील होती हैं उनके आसपास के एरिया ही होते हैं जहां नीचे मुख्यतः माइकासिस चट्टानें ज्यादा.
माइकासिस चट्टानों का मीनिंग है सोडियम क्लोराइड यानी लवण या नमक। एक सिर्फ माइका होता है, माइका होता है, अब्रक, अब्रक को कहा जाता है। हालांकि एक मल्टीपर्पज शब्द है, महिलाएं जहाँ अपने पियर जाती हैं वो भी माइका ही होता है। और एक 1970-80 के दशक में वो अमिताभ बच्चन वाला कौन माइका लाले सामने आओ, तो वो भी एक माइका शब्द होता था। तो ये माइकासिस स्ट्रोक्स के रूप में शब्द यूज होते हैं, माइकासिस चट्टाने। तो ये चट्टानें जहाँ पाई जाती हैं तो वहां जैसे झील वाला कोई एरिया है, तो झील वाले एरिया जनरली आपको किस रूप में मिलते हैं? ये मार्शी लैंड के रूप में होते हैं। तो जो मार्शी लैंड या दलदली भूमियां हैं, जहाँ पे नमक नीचे की ओर होता है, तो ये धीरे धीरे नमक इन झीलों में आ जाता है। तो ये जमीन दलदली के अलावा कैसी है? लवणीय, सैलाइन भी है ये। और जहाँ जमीन के अंदर दलदलीपन और जो मुख्यतः सैलिनिटी बढ़ना स्टार्ट हो जाती है, लवणीयता बढ़ना स्टार्ट होती है, जमीन उपजाऊ होगी या अनउपजाऊ? अनउपजाऊ भूमि। तो लवणीय, सॉरी, दलदली, लवणीय एवं अनउपजाऊ भूमि। यानी दोनों शब्द आगे, मार्सी लैंड और सेलाइन लैंड, इसका मीनिंग है अपने आप में इनफर्टाइल लैंड। इनफर्टाइल लैंड इज नोन एज रन और टाट। मरुस्थल में दलदली, लवणीय, अनउपजाऊ भूमि को क्या कहा जाता है? रन और टाट। कुछ जगह इनमें पानी भरे हुए रहते हैं, तो हमारे लिए पानी वाले एरिया भी होते हैं, रन वाले एरिया। कुछ जगह ये सूख जाते हैं, जैसे रन ऑफ कच्छ। तो रन ऑफ कच्छ एरिया में ज्यादातर एरिया सूखा हुआ है, कुछ कुछ जगह उसमें पानी भरा हुआ है। जैसे आजकल इन एरिया को टूरिज्म के लिए भी, जैसे गुजरात के अंदर रन ऑफ कच्छ के टूरिज्म के लिए बीच में गुजरात ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया था अमिताभ बच्चन को। और ये फरवरी में एक फेस्टिवल करवाते हैं, गुजरात कच्छ फेस्टिवल। और पूरे देश में जो टूरिस्ट हैं वो उस तरफ अट्रैक्ट होते हैं। तो अमिताभ बच्चन पहले गुजरात का एडवर्टाइजमेंट करते थे, वो हाथ अपनी बाहों को फैला के कहते थे ये है रन ऑफ कच्छ, ऐसा करके। तो रन ऑफ कच्छ को फेम धीरे धीरे गुजरात ने दिलाई है। जैसे राजस्थान के डेजर्ट को फेम राजस्थान ने दिलवाई है, आरटीडीसी डिपार्टमेंट ने। कैमल फेस्टिवल, डेजर्ट फेस्टिवल, थार फेस्टिवल, मारवाड़ फेस्टिवल, बहुत सारे ऐसे महोत्सव हैं जो हमने टूरिस्ट को अट्रैक्ट करने के लिए ऑर्गेनाइज किए हैं। तो इन एरिया में मुख्यतः टूरिज्म अट्रैक्ट करने के लिए कुछ विशेष प्रकार के समारोह भी आयोजित किए जाते हैं। तो रण का सबसे बेस्ट एग्जाम्पल तो भारत में कौन सा है? कच्छ का रण, जो इंडिया में सेलाइन डेजर्ट का बेस्ट एग्जाम्पल। कि भारत में अगर लवणीय मरुस्थल किसी को देखना हो तो रण ऑफ कच्छ, किसी को बर्फ वाला मरुस्थल देखना हो तो लेह लद्दाख, और किसी को मिट्टी वाला मरुस्थल देखना हो तो राजस्थान। तो इंडिया में अलग अलग तरीके के डेजर्ट, जैसे थार डेजर्ट के दो पार्ट हैं, एक तो है सैंडी डेजर्ट और एक है सेलाइन डेजर्ट। एक तो है रेतीला मरुस्थल और एक है लवणीय मरुस्थल। तो ये इसमें स्टार्टिंग में सिर्फ एक शब्द और ऐड करना है मरुस्थल में, इन डेजर्ट। इन डेजर्ट के आगे लिख दो मार्शी, सेलाइन एंड इनफर्टाइल लैंड्स आर नोन एज रन और टाट। मरुस्थल में दलदली, लवणीय, अनुपजाऊ भूमि को रन या टाट कहा जाता है। किसी ने भेजा कि सर एक बड़ी बोतल में खांसी की दवाई आती है, खांसी का रामबाण इलाज है, खांसी चली जाएगी। तो लोगों के घर चले गए तो मेरी तो खांसी है। सर ये खड़ीन है या खड़ील है? तो 15 मिनट में 15 बार बोला है मैंने ये शब्द।
तो अब भी समझ में नहीं आया तो अब आपको सोचना चाहिए आपको क्या करना है। एक क्वेश्चन है कि राजस्थान शेयर्स बॉर्डर विद हाउ मेनी स्टेट्स। राजस्थान कितने राज्यों के साथ सीमा बनाता है? ये जनरल क्वेश्चन अपने राजस्थान के सेंस में ही पूछा जाता है, अपने इंडिया के बाउंड्री को लेते हुए। हालांकि क्वेश्चन की लैंग्वेज सटीक नहीं है। पूछना चाहिए कि कौन से स्टेट्स, क्योंकि इंडिया की ओर जो है वो इंटर स्टेट है, तो इंटरनेशनल स्टेट भी लगते हैं राजस्थान के बॉर्डर पे। तो ऑल ओवर बॉर्डर की अगर बात कर रहे हैं तो आंसर क्या होना चाहिए? 7। लेकिन एग्जाम में जहां ये क्वेश्चन पूछा हुआ है वहां इसका आंसर क्या माना हुआ है? 5। कि राजस्थान की सीमा पे कितने राज्य हैं, तो ये राज्य अपने अंतर्राज्यीय सीमा को लेते हुए राज्य पूछे गए, जबकि सिर्फ राज्य लिखना तो वैसे गलत है। दोनों को बोलेंगे। झील वाला एरिया वो भी रण है, जैसे बाड़मेर के अंदर रेडाना नाम सुना आप लोगों ने? रेडाना बाड़मेर का मिनी गोवा है आजकल। यानी गोवा जाने का बजट जिसका नहीं होता, बड़ी बोतल वाली व्यवस्था नहीं होती, जो गंगानगर शुगर मिल में खुश है, और पानी देखते ही खुश है, रेडाना का रण। ये देख लो आप तो ये बाड़मेर का वो एरिया है, रेडाना। इसमें नीचे टाइटल भी ऐसा ही लिखा हुआ है, रेगिस्तान में बना मिनी गोवा, यहाँ उमड़ रही है पर्यटकों की भीड़। तो इसका मीनिंग है जब पानी भर जाता है तो ये जमीन हो जाती है दलदली, सूख जाती है तब हो जाती है लवणीय, तो बाद में नमक दिखना स्टार्ट हो जाता है। इसी में लिखो राजस्थान में प्रमुख रण, डेफिनेशन के बाद राजस्थान में प्रमुख रण। इसमें लिखे मेजर रन इन राजस्थान स्टेट, राजस्थान में प्रमुख या मुख्य रण। तो प्रमुख रण कौन कौन से हैं? वैसे तो देखो एग्जाम्पल के तौर पे तो जितनी लवणीय झील है राजस्थान में, जितनी भी सेलाइन लेक्स जो आती हैं वो सारे रण के एग्जाम्पल हैं। लेकिन उन झीलों के अलावा भी कुछ एग्जाम्पल और भी आते हैं, यानी जहाँ कुछ जगह पानी नहीं भरता लेकिन वो रण के रूप में ही है। जैसे कि चूरू का जो एरिया, चूरू के अंदर एक तो जहाँ पे सेंचुरी बनी हुई है ना, चूरू के अंदर एक जगह आती है छापर। छापर में पानी भरता है तो उस पानी वाले एरिया को क्या बोलते हैं? ताल। तो इस कारण जहाँ पानी भरा हुआ एरिया और जो लवणीय झील के रूप में उसको नाम दिया जाता है ताल छापर। और इस ताल छापर को एक वाइल्ड लाइफ के लिए एक रिजर्व एरिया भी बना रखा है हमने राजस्थान के 26 सेंचुरी में से। एक सेंचुरी भी है ताल छापर जो ब्लैक बक और कुर्जा बर्ड के लिए प्रसिद्ध, कुर्जा पक्षी और काले हिरणों के लिए प्रसिद्ध है। ताल छापर। और इसके अलावा यहाँ पे एक रण और आता है जिसका नाम आता है पड़ीहारा रण। ये अड़य यहाँ डी नहीं लिख के आर के रूप में लिखा हुआ है। तो हिंदी शब्द जब इसका कई बार मीनिंग बनता है तो एग्जाम में पड़ीहारा कम आता है, इसमें परिहारा ज्यादा आता है। तो कई बार पड़ी है वो परी बन जाती है, तो इसमें पड़ी से पड़ीहारा, परिहारा। तो परिहारा रण ये शेखावाटी का, ये एक दो बार एग्जाम में पूछा हुआ है। पश्चिमी राजस्थान में जोधपुर के पास के कुछ रण प्रसिद्ध थे लेकिन वर्तमान में वो किस में आते हैं? फलोदी में। तो खुद एक तो फलोदी शब्द ही है इसमें, तो ये फलोदी के अंदर फलोदी झील आती है, तो फलोदी का रण है वो, सेलाइन लेक्स है फलोदी नाम से, तो फलोदी में इसी नाम से फलोदी रण।
और इस एरिया में एक रण और आता है जिसका नाम है बाप। तो बाप वाले एरिया में भी रण क्षेत्र बनता है तो उसको बाप रण कहते हैं। तो पूछे बाप कहाँ है, तो ये नहीं बताना सर घर पे है, तो ये फलोदी में है, ये बाप जगह का नाम। फिर पश्चिमी राजस्थान जैसलमेर। जैसलमेर में जैसे अरावली की पहाड़ियां जो होती हैं, छोटी पहाड़ियां, उनको बाकर कहा जाता है सिरोही में। और जैसलमेर में एक गांव आता है बाकरी, तो बाकरी गांव की ओर भी रण बनता है तो उसको हम कहते हैं बाकरी रण। जबकि बाकर अरावली की पहाड़ियों को कहते हैं। जैसे अपने जयपुर वाले छोटी पहाड़ियों को क्या बोलते हैं, डोंगरी या डोंगरी बोलते हैं। सिरोही जालोर वाले क्या बोलते हैं, बाकर या बाकरी बोलते हैं। जैसे मेवाड़ वाले मगरा और मगरी बोलते हैं। तो ये जगह का नाम है बाकरी रण। और राजस्थान के सबसे प्रसिद्ध रण में से आता है पोखरण। तो पोखरण का तो जो ट्रेंड है वो हमने नए को नए में कन्वर्ट कर दिया लगभग। तो पोखरण कम बोलते हैं, पोखरण ज्यादा बोला जाता है अब तो ये पश्चिमी राजस्थान में कुछ शब्दों का जो चेंज है, जो आम बोलचाल भाषा में भी, जैसे च को है के टोन में बोला जाता है, स को भी है के टोन में बोला जाता है। जैसे चालो सा, हालो सा, कि घर पे कौन आया हुआ है, कि मारो हाड़ो आयो है, तो वहां साला भी क्या है, हाड़ो। जैसे वहां संगीता संगीता नहीं है, वहां संगीता हंगीता है। बस ये कुछ एक शब्दों में थोड़ा सा ठीक बोलते हैं। अब जैसे किसी के साथ आते हैं तो साथ आने को क्या कहेंगे, संग। इसमें है में कन्वर्ट नहीं होता। उसमें भेड़ो आयो, कि क्या भेड़ो आयो यानी किसके साथ आए। भेड़ा कहते हैं ना साथ किसी को। तो अब उसमें वो संग को है में कन्वर्ट नहीं करते, वरना कुछ और हो जाएगा। तो ये जो पोकरन है, ये पोकरण ऐसे भी लिखा जाता है। लेकिन इसका मीनिंग वैसे हिंदी में देखा जाए तो चेंज हो जाता है। रण का मीनिंग रणभूमि होती है। ये प्रसिद्ध है न्यूक्लियर टेस्ट, परमाणु परीक्षण के लिए। परमाणु परीक्षण स्थल, न्यूक्लियर टेस्टिंग साइट। 1974 इंदिरा गांधी जी के समय, 1998 अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय, जिसमें हमने सक्सेसफुली जो परमाणु परीक्षण कर लिया 1998 के अंदर। तो 2 बार ट्रायल किया था 1998 के अंदर भी, 11 और 13 मई के आसपास। ये क्या था, 18 मई। तो हम इसमें न्यूक्लियर टेस्टिंग की है हमने इस रन के अंदर। तो इसके पास में स्थान आता है वैसे तो, कौन सा, खातोलाई है क्या वो जगह। कौन है जैसलमेर से, पोखरण, खेतोलाई। तो खेतोलाई जो विलेज है उसमें, वो उसमें एक मूवी भी आई थी परमाणु करके एक। तो उस परमाणु मूवी के अंदर भी दिखाया जाता है कि उस एरिया में जो प्याज वगैरह खूब डाले गए जमीन के अंदर, ताकि जो न्यूक्लियर रेडिएशन है वो ना फैले, उस लिए। हालांकि डाले थे उस टाइम, जब भी मौका मिला लोग निकाल रहे थे खाने के लिए। तो खातौली वाला जो एरिया है उसमें कहा जाता है लोगों के ऊपर, उस एरिया में अब भी टाइम टू टाइम रिसर्च किया जाता है कि वो जो न्यूक्लियर टेस्ट किया गया था उसका कोई नेगेटिव इम्पैक्ट तो नहीं है। हालांकि जगह या क्षेत्र ऐसा है कि बहुत ही छोटा सा गांव है, बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट वहाँ नहीं है। कारण यह है कि न्यूक्लियर टेस्ट साइट है, जो थोड़े बहुत लोग थे उनको भी सरकार ने कुछ स्कीम या योजनाएं चला के धीरे धीरे शिफ्ट किया है यहाँ से बाहर। तो एक अपना ये जैसलमेर का पोखरण। फिर जैसे जैसे आप नीचे की ओर जाओगे तो जैसलमेर के जस्ट नीचे कौन है, बाड़मेर। बाड़मेर एंड बालोतरा। तो इसमें एक रन आता है अपने थोब रन। और एक अभी जो टूरिज्म में प्रसिद्ध है रेडाना।
जिसको रेडाना को अपन मिनी गोवा ऑफ राजस्थान, सॉरी बाड़मेर या मिनी गोवा ऑफ डेजर्ट, कि डेजर्ट या मरुस्थल का बाड़मेर का मिनी गोवा कौन है? रेडाना का रन। क्योंकि पानी भरता है और पानी वाले एरिया को देखने के लिए लोग आते हैं। जैसे जनरली अपने यहाँ के जो लोग जाते हैं बिना घर वालों के साथ, वो मुझे कहते हैं गोवा को टारगेट करते हैं। तो उसी तरीके से अपने यहाँ राजस्थान के अंदर पानी वाले एरिया को देखने के लिए अगर आपको बाहर नहीं जाना है और समुद्र जैसी फील आपको लेनी है तो बाड़मेर के रेडाना में जा सकते हो आप। तो अब इसमें थोब की लोकेशन तो पहले बाड़मेर थी, इसकी तो लोकेशन अब कहाँ गई है? बालोतरा। और जो रेडाना का रन है वो रेडाना रन बाड़मेर में आता है। तो उसके आगे ब्रैकेट में लिख देना मिनी गोवा ऑफ बाड़मेर और डेजर्ट, बाड़मेर या मरुस्थल का मिनी गोवा। भंडारा कब होगा? कहाँ पे? मंदिरों में तो होते रहते हैं हर दिन। स्प्रिंग बोर्ड में? कौन सा? डिस्ट्रिक्ट लिख दो, चाहे जिलों के नाम लिख के उनके आगे डिस्ट्रिक्ट, जैसे चूरू लिख के उसके आगे 2 रन लिख दो। तालछापर और परिहारा या परिहारा रन। फलोदी लिख के उसके आगे 2 रन लिख दो, फलोदी रन एंड बाप रन। जैसलमेर लिख के उसके आगे 2 रन, बाकरी रन एंड पोखरण। पोखरण के ब्रैकेट में आगे लिखना न्यूक्लियर टेस्ट, न्यूक्लियर टेस्टिंग साइट, परमाणु परीक्षण स्थल। यह परमाणु परीक्षण के लिए प्रसिद्ध है। तो ये शब्द जो पोखरण के जस्ट नीचे जो लिखा हुआ है जो समझ में नहीं आ रहा है, तो भारत में जो न्यूक्लियर टेस्टिंग साइट, परमाणु परीक्षण स्थल जो माना गया है वो पोखरण को माना गया है। बाकी एक दूसरा शब्द होता है न्यूक्लियर एनर्जी, परमाणु ऊर्जा है वो अलग होती है। तो परमाणु ऊर्जा जो न्यूक्लियर स्टेशन है वो अपने राजस्थान में अलग जगह बना हुआ है, रावत बाठा। और एक अभी बनाने जा रहे हैं हम बांसवाड़ा, जो इन दिनों न्यूज़पेपर में काफी चर्चाओं में है। प्रधानमंत्री जी शायद अब आने वाले दिनों में उसका उद्घाटन भी करने वाले, हो गया क्या? तो काफी बड़ी न्यूक्लियर यूनिट्स बनेगी वहां। 700 मेगावाट की 4 यूनिट बनेंगे, 2800 मेगावाट। जबकि अपने जो पोखरण, सॉरी, रावत बाठा जो न्यूक्लियर एनर्जी स्टेशन है, जो इंडिया में सेकंड न्यूक्लियर एनर्जी प्लांट। तो न्यूक्लियर एनर्जी प्लांट अलग होते हैं, परमाणु ऊर्जा। जबकि न्यूक्लियर के लिए जो टेस्टिंग हुई है वो इंडिया में सिर्फ एक ही जगह हुई है, पोखरण में। और टेस्टिंग टाइम पीरियड 2 रहे, 1974 और एक 1998। तो परमाणु परीक्षण स्थल 1974 और 1998। फिर बाड़मेर बालोतरा के 2